नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की पश्चिम एशिया में बदलती रणनीति की और इसके गहरे भू राजनीतिक मतलब को समझते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है, तो सवाल ये है कि इस नई बिसात पर भारत अपनी चालें कैसे चल रहा है। आइए इसी को विस्तार से समझें। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से ये सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक है। आज की चर्चा से उन सभी मुख्य पॉइंट्स को समझने में मदद मिलेगी जो परीक्षा में काम आ सकते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम भारत इजराइल संबंधों की नींव को समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये रिश्ता एक उन्नत रणनीतिक साझेदारी में कैसे बदल गया। इसके बाद पश्चिम एशिया में भारत की ओवरऑल पॉलिसी पर नजर डालेंगे। फिर आईएमईसी और बीआरआई के बीच जो एक तरह की होड़ है, उसका विश्लेषण करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आने वाले समय में भारत की भूमिका क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे विश्लेषण के पहले हिस्से से। इस पूरी कहानी की शुरुआत हो रही है एक बहुत ही अहम राजनयिक यात्रा से, जो इन दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा दे सकती है। तारीख है 25-26 फरवरी 2026। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं। ये दौरा ऐतिहासिक भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी पूरी संभावना है कि वो इजरायली संसद, जिसे नेसेट कहते हैं, उसे संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन देखिए, ये दौरा सिर्फ एक फॉर्मल विजिट से कहीं ज्यादा है। ये असल में भारत और इजराइल के बीच उस गहरी होती रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है, जो अब सिर्फ खरीदने बेचने के लेन देन से बहुत आगे निकल चुकी है। इस साझेदारी की अहमियत को आप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस एक बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था, भारत एशिया में एक रणनीतिक सहारा है। ये दिखाता है कि इजराइल की नज़र में भारत की क्या अहमियत है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब ये पार्टनरशिप सिर्फ पारंपरिक रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है। अब इसका दायरा भविष्य की टेक्नोलॉजी तक फैल गया है। हम बात कर रहे हैं लेजर डिफेंस सिस्टम की, बैलिस्टिक मिसाइल को साथ मिलकर बनाने की, और सबसे ज़रूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग की। तो यहाँ जो सबसे बड़ा और ज़रूरी बदलाव आया है वो समझने वाला है। भारत इजराइल संबंध अब खरीदार विक्रेता वाले डायनामिक्स से आगे बढ़कर सह विकास यानी को डेवलपमेंट के फेज में आ गए हैं। मतलब अब दोनों देश मिलकर भविष्य की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। अच्छा, अब इस द्विपक्षीय रिश्ते से थोड़ा बाहर निकलकर पूरे इलाके पर नजर डालते हैं। भारत ये सब एक ऐसे रीजन में कर रहा है जो बहुत ही जटिल और अस्थिर है। पश्चिम एशिया इस वक्त एक साथ कई संकटों से जूझ रहा है। इस इलाके में अभी 3 बड़े संकट एक साथ चल रहे हैं। पहला, इजराइल और ईरान के बीच का प्रॉक्सी वॉर। दूसरा, गाजा में गहराता हुआ मानवीय संकट। और तीसरा, अरब देशों के बीच ताकत के समीकरणों का बदलना। तो सवाल उठता है कि ऐसे हालात में भारत की नीति क्या है? यहीं पर भारत की विदेश नीति का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत काम आता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डीहाइफिनेशन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने रिश्तों को एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखता। वो दोनों के साथ अलग अलग और आज़ाद तरीके से डील करता है। और इसी पॉलिसी की वजह से भारत बैलेंस्ड एक्टिविज्म यानी एक तरह की संतुलित सक्रियता दिखा पाता है। एक तरफ भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन की वकालत करता है, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ रक्षा सहयोग को भी मजबूत करता है। यही संतुलन भारत को इस क्षेत्र में एक भरोसेमंद और संभावित मध्यस्थ बनाता है। अब बात करते हैं भू आर्थिक मुकाबले की। देखिए, आज की लड़ाई सिर्फ सैन्य या राजनीतिक नहीं है, ये आर्थिक गलियारों की भी है। और यहाँ 2 बड़े प्रोजेक्ट आमने सामने खड़े हैं, आईएमएक और बीआरआई। आईएमएक्स यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद भारत को यूएई, सऊदी अरब और इजराइल के रास्ते सीधा यूरोप से जोड़ना है। इसकी तुलना अक्सर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई से की जाती है। लेकिन जहां बीआरआई पर पारदर्शिता की कमी के आरोप लगते हैं, वहीं आईएमईसी पारदर्शिता, स्थिरता और रणनीतिक संतुलन पर जोर देता है। इसीलिए ये सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं है, बल्कि इससे एक रणनीतिक पावर प्रोजेक्शन रूट भी माना जा रहा है। और इस पूरे नेटवर्क की जो सबसे अहम कड़ी है, वो है इजराइल का हाइफा पोर्ट, जिसे एक भारतीय कंपनी ही चला रही है। ये पोर्ट पूरे आईएमएक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी जैसा है, जो इसे भूमध्य सागर और फिर यूरोप से जोड़ता है।
तो इन सभी कड़ियों को जोड़कर चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब भारत के लिए क्या मायने लगता है। पश्चिम एशिया का जो रणनीतिक माहौल है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। अब इस इलाके में ताकत का पैमाना सिर्फ तेल के भंडार नहीं रहे। अब असली खेल साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन आगे है, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल कॉरिडोर जैसी चीजों का है। तो इस नए मैदान में भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है और 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, मल्टी अलाइनमेंट, यानी एक साथ कई देशों से अच्छे संबंध रखना। दूसरा, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पक्की करना। तीसरा, रक्षा का आधुनिकीकरण। और चौथा, डिजिटल कनेक्टिविटी पर फोकस। इन सभी कदमों का नतीजा ये निकल रहा है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय खिलाड़ी यानी रीजनल प्लेयर नहीं रह गया है। वो अब धीरे धीरे एक क्षेत्रीय स्थिरता कारक यानी रीजनल स्टेबलाइजर की भूमिका की ओर बढ़ रहा है। और भविष्य में वो एक सिस्टम शेपर यानी इस क्षेत्र की व्यवस्था को आकार देने वाली शक्ति भी बन सकता है। चलिए, अब परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। पहला मुख्य पॉइंट, भारत इजराइल साझेदारी अब सिर्फ खरीदार विक्रेता का रिश्ता नहीं है। ये एक रणनीतिक सह विकास गठबंधन में बदल चुकी है जहां दोनों मिलकर भविष्य की तकनीक बना रहे हैं। दूसरा मुख्य पॉइंट, आईमैक चीन के BRI के एक रणनीतिक विकल्प के तौर पर उभर रहा है। इसका आधार पारदर्शिता और स्थिरता है और ये सिर्फ एक आर्थिक नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक पहल है। और आखिर में एक विश्लेषणात्मक सवाल जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। इस बात का विश्लेषण करें कि आईएमएक भारत को एक रीजनल प्लेयर से सिस्टम शेपर बनाने में कैसी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों सोचिएगा ज़रूर और उम्मीद करता हूँ भारत के प्राइम मिनिस्टर का इजराइल दौरा आप सभी को बहुत ही डिटेल में समझ में आया होगा। आप सभी क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, BRI का टारगेट क्या है? ग्लोबल इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटेजिक बेसिस, इकोनॉमिक कंट्रोल या फिर ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।